प्यारे बच्चों, आज वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपको हम धारा वैद्युत से संबंधित एक यूनिट है, इंटरमीडिएट का एक यूनिट धारा विद्युत है, इससे संबंधित हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले ये बता दें बेटा कि यह धारा वैद्युत और वैद्युत धारा की स्थिति में अंतर बता दें कि देखिए, धारा वैद्युत यानी धारा जो है वह वैद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह के संबंधित जितनी धारा से संबंधित जानकारी होगा वह करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत प्यारे बच्चों वैद्युत चालन तथा ओम का नियम भी आता है, जो आपका इस धारा वैद्युत यूनिट में इसको दो भागों में बांट दिया है। और पहले भाग में यह विद्युत चालन तथा ओम का नियम, और दूसरे भाग में बेटा यह विद्युत धारा तथा किरचॉफ का नियम से संबंधित है। कहीं कहीं नए यूट्यूबर जो होते हैं लिख देते हैं वैद्युत धारा में यही चीज़ पढ़ाने लगते हैं, लेकिन यहाँ वैद्युत धारा में केवल वैद्युत धारा का अंग्रेजी जो होगा इलेक्ट्रिक करंट होता है, जबकि धारा वैद्युत जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो छोड़िए, अच्छा आगे हम पढ़ाई के विषय में आपको बता दें धारा वैद्युत और वैद्युत धारा से संबंधित चीज़ हम बता दिए कि अंतर विभेद के विषय में। अब धारा वैद्युत के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएगा, और केवल विद्युत धारा के अंतर्गत Q बराबर I इंटू टी से संबंधित जितना है I इक्वल टू Q बाई टी से वह है। आइए हम सबसे पहले बेटा बता दें कि विद्युत धारा से संबंधित विद्युत चालन में हम विद्युत धारा विद्युत चालन में भी होना चाहिए था, अब वहाँ पर लिख देता है दूसरे पाठ में। विद्युत धारा जब विद्युत चालन इसी जगह से शुरू करते हैं, यह 2 यूनिट में है। और ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि जब वो परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, परिभाषा हम धीमी गति से बोल लेंगे, आप उसी को सुनकर स्वयं अपने नोट पर लिखिएगा। परिभाषा लिखने में देर होता है, पर एक परिभाषा पढ़ाएंगे उसी में लिखेंगे तो बहुत समय लगता है, वीडियो बड़ी हो जाती है और कोई फ़ायदा नहीं होता है। परिभाषाएं तो हर जगह लिखी होती है, किताब में लिखी होती है, गाइड में लिखी होती है, तो हम उसको समझा देंगे। समझाने के बाद आप बेटा स्वयं उसको लिख लीजिएगा। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, और थोड़ा सा तेज़ गति से हम पढ़ाएंगे, कम से कम समय में वीडियो को समाप्त कर दें दोनों चैप्टर हैं। देखिए, विद्युत धारा से संबंधित हम बता दें बेटा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हम जो होता है वही विद्युत धारा होता है। हम जानते हैं एक फार्मूला है Q बराबर I इंटू टी, I इंटू टी से यहाँ I जो है I इक्वल टू Q बाई टी, यहाँ से परिभाषित बेटा 2 परिभाषाएं बनेगी। देखिए इस पर 2 परिभाषाएं। जब किसी चीज़ में T से भाग दिया जाता है प्यारे बच्चों, जब किसी चीज़ में यानी Q में T से भाग दिया गया, जब किसी में T से भाग दिया जाता है तो ऊपर वाले राशि देखते हैं क्या है, ऊपर वाली राशि Q है। Q है क्या? आवेश है। आवेश क्या होता है? प्रवाह होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। जब किसी भी चीज़ में T से भाग दिया जाता है तो अगर यहाँ आवेश प्रवाहित होता है, इसलिए आवेश प्रवाह की दर, अगर यही हम लिख दें W बाई टी कोई चीज़ बेटा, तो कार्य किया जाता है, कार्य करने की दर। तो कहने का मतलब ऊपर वाले चीज़ को क्या किया जाता है, क्या पाया जाता है, और उसी का दर हो जाता है फला चीज़। तो यहाँ चूँकि बेटा हम ये बता रहे हैं, हम परिभाषा याद करने की विधि बता रहे हैं बेटा, तो यह आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी स्थिति ये हो जाएगी बेटा कि अगर T बराबर 1 कर देते हैं, T बराबर 1 क्या सेकेंड, T का मात्रक जो है सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में यानी I इक्वल टू हो जाएगा Q बटे 1, यानी I इक्वल टू हो जाएगा Q। यह I Q के बराबर कब हुआ बेटा? जब हम समय को 1 सेकेंड कर दिए, तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकेंड में, यहाँ T को 1 कर दिए, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। अगर इससे लेते हैं बेटा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन इससे अगर ले लेते हैं बेटा तो यह Q बाई टी, इसको कुलाम बटे यानी Q का कुलाम हो जाएगा, T का सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड। अब यानी कुलाम बटे सेकेंड को भी हम एम्पियर कहते हैं, एम्पियर, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कुलाम बटे सेकेंड होता है।
1 एम्पियर वैद्युत धारा क्या है? एक कूलाम, एक सेकेंड में 1 कूलाम अगर आवेश प्रवाह हो रहा है तो हम कहेंगे 1 एम्पियर धारा है। तो इससे संबंधित विषय में हम जानकारी बताए बेटा। अब थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ एक चीज़ होता है, एक फार्मूला है Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। किसी चीज़ में यदि आवेश का परिकलन करना है बेटा, यदि किसी चालक में आवेश का परिकलन करना है तो हम उसमें देखेंगे कि उस चालक में एक किनारे से दूसरे किनारे में जितना प्रवेश कर रहा है और कितना निकल रहा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। एन यहाँ बेटा है एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की, यह बेटा एन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसमें आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो Q बराबर एन ई। किसी चालक में यदि आवेश का परिकलन करना है, यदि आपको एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की आवेश का मल्टीप्लाई कर देंगे, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। इसी में एक चीज़ और देखना होता है प्यारे बच्चों, देखिए Q बराबर एन ई है, यही फार्मूला यहाँ से I इक्वल टू Q बाई टी, अरे I इक्वल टू, सॉरी गलत निकल गया, I इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q, निकला सही लिखाया गलत, ये हो जाएगा Q अपान टी। हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है एन ई अपान यहाँ हो जाएगा टी। अगर किसी चीज़ में धारा का परिकलन करना है किसी कंडक्टर में, चालक में, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के आवेश से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कितना समय तक आवेश का, कितना समय तक धारा बही है उसमें भाग दे दीजिएगा, तो वैद्युत धारा का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक और स्थिति बनती है, यदि 1 सेकेंड में, किसी चालक में 1 सेकेंड में कितनी धारा बह रही है, तो यहाँ हो जाएगा I इक्वल टू Q, I इक्वल टू एन ई, तो T इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1, तो एन ई बाई 1 अर्थात I इक्वल टू हो जाएगी एन ई। कहने का मतलब 1 सेकेंड में जितना धारा बह रही है उतना आवेश उत्पन्न हो रहा है बेटा। ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 सेकेंड में किसी चालक में जितना धारा बह रही है उतना आवेश ही उत्पन्न होगा। यहाँ पर देखिए Q बराबर एन ई से 1 सेकेंड के लिए जितना धारा बह रही है उतना ही आवेश उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ भी वही स्थिति बन गई है। अब एक स्थिति यहाँ ए बनती है कि देखिए 1 सेकेंड में 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसके विषय में बता रहे हैं बेटा। इसको देखो बेटा, वैद्युत धारा एक स्थिति और बनती है कि वैद्युत धारा 2 परिभाषाएं थी। एक परिभाषा ये भी हम कह सकते हैं कि आवेश की गति की अवस्था को, जो आवेश की गति की अवस्था होती है वही वैद्युत धारा कहलाती है। आवेश की गति की अवस्था को भी हम बेटा वैद्युत धारा कहते हैं। फिर सुन लीजिए, आवेश की गति की अवस्था को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, ये जान रहे हैं कि Q बराबर I इंटू टी होता है। हम यह भी जानते हैं बेटा, जानते हो कि Q बराबर एन ई, एन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई आवेश है। तो हम I इक्वल टू Q बाई टी से, इसी जगह से I इक्वल टू Q बाई टी से हम एक Q इक्वल टू यहाँ से ले लेते हैं एन ई बटे टी। यह न्यूमेरिकल में काम करता है बेटा। ये जो हम बंद किए हैं आयत में, यह न्यूमेरिकल के समय आपको फ़ायदा देगा बेटा, और संबंध बताने के लिए भी बताएगा, कुछ फ़ायदा करेगा। तो I इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू एन ई हो गया बेटा, एन ई बटे टी। अब यहाँ पर देखिए, एक फार्मूला ई हो गया, एक फार्मूला इससे हो गया। अगर 2 सवाल इसमें बनते हैं बेटा, इसी जगह से 2 सवाल बनते जा इस सवाल को हम धीमी गति से पढ़ा देते हैं। पहला सवाल ये बनेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो नंबर आप देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन में प्रवाह करने पर कितनी धारा बहेगी। फिर से सुन लीजिए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन यानी n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन में कितनी धारा बहेगी, I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
और E इक्वल टू हम जानते हैं कि इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 होगा। तो यहाँ तुरंत आप कहेंगे कि n इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, यानी जो धारा बहेगी वह 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 एम्पियर धारा बहेगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन कहीं अगर प्रवाह होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक किनारे से दूसरे किनारे तक चालक में निकल रहा है तो धारा जो है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 एम्पियर होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन इतने एम्पियर के बराबर है। इसी में एक सवाल ये बना कि एक इलेक्ट्रॉन में कितनी धारा बहेगी, यही धारा बहेगी एक प्रति सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन द्वारा कितनी धारा बहेगी। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है बेटा कि एक एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। मुख्य सवाल हमारा बताने का मतलब यही बेटा, फिर से हम बोल रहे हैं, किसी चालक में एक सेकेंड में एक एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने होंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि I इक्वल टू, इस यहाँ से देख लीजिए, यही I इक्वल टू 1 एम्पियर दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी n इक्वल टू होगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर I 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं इसी जगह से एक फार्मूला हो जाएगा एक सेकेंड में प्रति सेकेंड। तो यहाँ t बराबर 1 करके I इक्वल टू n हो गया बेटा। इसी जगह से n इक्वल टू हो जाएगा I अपान t। I क्या है, 1 एम्पियर धारा इक्वल टू, यहाँ गलत हो गया बेटा, n इक्वल टू I अपान e। हमको दिया है कि I इक्वल टू 1 एम्पियर, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो देखिए माइनस 19 करेंगे बेटा तो यह ऊपर जाके प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा अपान 1.6। यहाँ एक अगर घात कम करते हैं तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 का पावर है 19, एक घात अगर कम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 18 अपान 1.6। अगर 10 में 1.6 से भाग देते हैं तो यह 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, यानी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। यानी जहाँ 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा बह रही है वहाँ इतने इलेक्ट्रॉनों की बेटा आवश्यकता होती है। ये स्थिति है। अगला देखिए, इसमें एक चीज़ और है बेटा कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होता है। इस कथन की हम व्याख्या थोड़ा सा करेंगे कि किस प्रकार वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए, एक इसमें धारा मान लीजिए 5 एम्पियर धारा बही और यहाँ से 12 एम्पियर इसमें धारा बही। इस संधि से निकलने वाली जो धारा होगी, इसकी धारा होगी बेटा, यह धारा हो जाएगी 12 5 17 एम्पियर होगी। 5 एम्पियर है, इधर से इस संधि पर आके धारा जो है यह एम्पियर है। इसके बाद बेटा इस संधि से जो धारा निकल रही है यह 17 एम्पियर होगी। यह धारा कितनी होगी, 12 5 17 एम्पियर होगी। अगर इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह एक अदिश राशि है और सदिश राशि रहता तब क्या होता, देखिए तो यही शर्त बदल जाता। अगर ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, मान यह 90 डिग्री का एंगल है, इसमें 5 एम्पियर और यहाँ से 13 एम्पियर अगर धारा है, तो अगर यह सदिश राशि होती तब क्या होता। सदिश राशि होती बेटा इसमें, तो यहाँ पर सदिश का फार्मूला लगता, यह हो जाता 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, कास थीटा का मान 90 डिग्री है, उसका मान 1 होता है, तो इंटू 1 हो जाता अंडर रूट में इक्वल टू 5 5 5 25, 13 3 में 169, 25 यहाँ 12, सॉरी
यहाँ गलत लिख दिए बेटा, यहाँ 12, यहाँ 12 बनाने के लिए, सही बैठाने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 144 और कुल मिला जुला कर 169 हो जाएगा। और अगर यहाँ 13 एम्पियर की अगर धारा बहती तो यह सदिश राशि का पालन कर रहा है। अगर दोनों के योग के बराबर है तो यह अदिश राशि है, अगर यह इस पर सदिश राशि रहता तो यहाँ 13 एम्पियर की धारा बहती। इससे स्पष्ट होता है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, कि धारा वैद्युत दो भाग में बढ़ जाता है। इस पाठ को इंटरमीडिएट में दो भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग में वैद्युत चालन एवं ओम का नियम कर दिया है, दूसरे पाठ में जो है वह वैद्युत धारा और किरचॉफ के नियम से संबंधित जानकारी है। तो हम एक पार्ट जो पहला है वैद्युत चालन से संबंधित तो ओम के नियम के विषय में, जिसमें अनुगमन वेग और सारी चीज़ें हैं, उससे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले वैद्युत चालन के विषय में हम कुछ आपको बात बता दें कि वैद्युत चालन होता क्या है। देखिए, वैद्युत का चालन होता है बेटा धात्विक चालकों में जो वैद्युत आवेश वाहक के प्रवाह, धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश वाहकों का जो प्रवाह ही वैद्युत चालन कहलाता है। यानी धात्विक चालकों में यहाँ है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश वाहकों के प्रवाही वैद्युत चालन कहलाता है। हम दूसरे तरह से कह सकते हैं बेटा कि आवेशित कण, यानी आवेशित कण मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेशवाहक दोनों होते हैं। यानी आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही वैद्युत चालन कहलाता है। यानी आवेशित कण जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, या उसी को आवेशवाहक भी बोल देते हैं बेटा, का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरण होता है वही वैद्युत चालन कहलाता है। वैद्युत चालन के विषय में हम कुछ व्याख्या करने चल रहे हैं। देखिए, ये धातु है, यह धातु परमाणुओं से मिलकर बना है बेटा। यह धातु जो है यह परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु में जो होता है कि बीच में नाभिक पाया जाता है जो धनावेशित होता है, और परमाणु के बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है। आप जानते हैं बेटा, यह इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा वह प्रबल आकर्षण बल से बंधा होता है बेटा। यानी इसके बीच दूरी अगर कम हो जाती है तो कूलाम के नियमानुसार आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। यानी जो जितना पास होता है वह उतने ही प्रबल आकर्षण बल से बंधा होता है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर वाला इलेक्ट्रॉन दूर होता है नाभिक से, उतना उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया जो बंधन बल है या आकर्षण बल है वह कम होता जाता है। यानी बाहरी जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक से जितना दूर होता है उस पर आकर्षण बल का मान कम होता है। जब बेटा आकर्षण बल का मान कम होता है तो वह रगड़ खाने पर या घर्षण के वजह से या थोड़ा ताप दे दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं स्वतंत्र होकर यह लगते हैं इसमें घूमने। इसी धातु के पृष्ठ में क्या करने लगते हैं, यह घूमने लगते हैं। हम ये बता दें बेटा कि साधारण कमरे के ताप पर यह जो होते हैं यह अपना स्थान छोड़ देते हैं। सामान्य कमरे के ताप पर यह धातु जो होता है अपना स्थान छोड़कर और इसी में गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। और होता क्या है, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इसमें वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही क्या होते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन यह विद्युत चालन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। अब इसके विषय में ये बता दें कि जिस धातु में एक अच्छे चालक धातु की स्थिति है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्यतः अच्छे चालक में। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब जितना
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा अधिक होती है वह उतना ही अच्छा चालक होता है। फिर से हम बता दें, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी धातु पे में प्रति मीटर क्यूब में जितना अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह धातु उतना ही अच्छा चालक होता है। जैसे सबसे अधिक, प्यारे बच्चों, सबसे अधिक Ag यानी चांदी में बेटा सबसे अधिक यह अच्छा चालक है। इससे जो कम होता है बेटा Au, जिसे सोना बोलते हैं बेटा। फिर नहीं, देख थोड़ा सा गलत हो गया बेटा। इसके बाद तांबा होता है, सॉरी, इसके बाद जो होता है बेटा तांबा Cu, और इसके बाद Au होता है सोना, और यह एल्युमिनियम, यानी यही क्रम होता जाता है। कहने का मतलब, अब एक प्रश्न पूछ सकता है कि विद्युत यानी अच्छा कंडक्टर को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखने का एक सवाल सरल परीक्षा रहेगा। हालांकि कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन ये बात है बेटा। सबसे ज़्यादा चांदी में पाया जाता है चालन की प्रक्रिया, उससे कापर में, उससे नीचे सोने में, सोना होता है Au, एल्युमिनियम में। तो यानी कि जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना कम होती जाती है उसकी चालक की प्रवृत्ति उतना घटती जाती है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटू, अगर यह शून्य हो जाए तो यह बल्कि चालक नहीं, यह कुचालक हो जाता है। यह अगर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना अगर 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह चालक रह ही नहीं जाएगा। आइए आगे विषय बता दें बेटा। हम अब थोड़ा सा आपको बता दें, इसी से संबंधित बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है। इसी घटना से संबंधित जो होती है अनुगमन वेग होता है। अनुगमन वेग के विषय में हम आपको बताने चल रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनुगमन वेग में अनुगमन वेग होता क्या है, अनुगमन वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसका धारा से क्या संबंध है, इसका धारा घनत्व क्या, इससे धारा घनत्व अनुगमन वेग से संबंध क्या है, तो ये सब चीज़ों के विषय में बेटा हम बताने चल रहे हैं। देखो बेटा, अनुगमन वेग के विषय में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग विद्युत चालन की घटना में घटता है। इसमें है क्या, विद्युत चालन की स्थिति में ये चीज़ हमें इसलिए लिख दिए हैं कि यह घटना विद्युत चालन में घटित होती है। विद्युत चालन की स्थिति में वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर गमन अनुगमन वेग कहलाता है। देखिए, जब चालन की घटना में होता क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आयन से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब यह धन सिरों की ओर गमन करते हैं तो इसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो पूरी परिभाषा है, इसको विद्युत चालन की स्थिति में नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर गमन करना अनुगमन वेग कहलाता है, जिसे हम Vd से V से प्रकट करते हैं, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बेटा ये। आइए तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध के विषय में हम बता दें। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा से संबंध के विषय में बता दें बेटा। अनुगमन वेग इसके विषय में हम बता दें बेटा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, मान लीजिए कोई चालक है, ये चालक है, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है ये ए है,
यह अनुप्रस्थ परिच्छेद ए है। इसमें प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n है बेटा, फिर से सुन लीजिए, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और जो तार है या चालक है इसका क्षेत्रफल a है, तो इसमें गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी बेटा n a v, यहाँ vd जो है बेटा यह डिप्ट वेलोसिटी है मेरे प्यारे बच्चों, यह vd जो है डिप्ट वेलोसिटी है, v और d अलग नहीं है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a क्षेत्रफल है, और vd क्या है, यह डिप्ट वेलोसिटी है। और यदि इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह e है, तो इसमें प्रति एकांक आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होगा यह n a v d इंटू टी हो जाएगा। t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो t सेकेंड प्रति एकांक आयतन में गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे n a v d t हो जाएगा। हम जानते हैं बेटा यदि एक आवेश पर, यदि आवेश की मात्रा E है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E है तो यहाँ कुल आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा n e a v सफिक्स d इंटू टी। यह कुल आवेश होगा, प्रति एकांक आयतन में गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश हो जाएगा n e a v d इंटू टी हो जाएगा। इसके बाद यदि हम जानते हैं कि धारा का मान, जो धारा की प्रबलता इसमें होगी I इक्वल टू होता है Q बाई टी। हम यहाँ से Q का मान रख देते हैं बेटा, I इक्वल टू Q बाई टी में हम Q का मान रख देते हैं, तो यह हो जाएगा n e a v d इंटू टी अपान ई वाला t हो जाएगा, और t कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा I इक्वल टू हो जाएगा n e a v d। ये यही इसका जो हो जाएगा धारा की प्रबलता हो जाएगी। यही धारा है वैद्युत धारा, यहाँ अनुगमन वेग में संबंध है, यही वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध है बेटा।